हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम प्रवक्ता चयन परीक्षा 2005 इतिहास का है, इसको हल करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सबसे पहले अगर देखा जाए तो नेशनल इंडियन आर्मी के नाम से आज़ाद हिंद फौज का गठन मोहन सिंह ने किया था। मोहन सिंह ने 1942 में, जब दिसंबर 1942 को मोहन सिंह गिरफ्तार कर लिए गए तो पहली INA का विघटन हो गया। तब दूसरी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया। रास बिहारी बोस ने INA के गठन में सुभाष चंद्र बोस का सहयोग किया। गुरु दयाल सिंह शाहनवाज इंडियन नेशनल आर्मी के प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम था? तो संवाद कौमुदी था। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये जो संवाद कौमुदी है 1821 में 1821 में बंगाली पत्रिका है, बंगाली भाषा में प्रकाशित हुई है। और सबसे पहले इसमें क्या है, सती प्रथा का विरोध हम राजा राम मोहन राय ने व्यक्त किया था। तो इसी पत्रिका के माध्यम से किया था सती प्रथा का विरोध। संवाद कौमुदी के माध्यम से सती प्रथा का विरोध किया था। मालविका अग्निमित्र के रचयिता हैं कालिदास। कालिदास यहाँ पर सही हो जाएगा। मालविका अग्निमित्र की रचना कालिदास ने। कालिदास का प्रथम ये नाटक है, ठीक है। तो मालविका अग्निमित्रम जो है नाटक है, कालिदास द्वारा लिखित है। 5 अंकों का है। और इसमें किसकी राजा, कौन से राजा की है कहानी है? शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र तथा मालविका जो रानी की सेविका थी की प्रणय कथा का वर्णन काम्यता के साथ किया गया है। शूद्रक ने मच्छिकटिकम नाटक की रचना की है। भारवी किरात जुनियम नामक महाकाव्य की रचना की है। और विशाख दत्त ने प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचना की है। तो यहाँ पर कौन कौन से नाम हैं? शूद्रक की मच्छिकटिकम हो जाएगी, कालिदास की मालविका अग्निमित्र, विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951 में। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव जो है 1952 में 1 से लेके 52 में, 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 4 महीनों तक हुए। चुनाव सर्ववयस्क मताधिकार के आधार पर करवाए गए, जिसमें 21 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार क्या कर दिया गया, सौंप दिया गया। बाद में 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और यहाँ पर कुल सीटें जो हैं कांग्रेस लोकसभा का 364 सीटें होती हैं, जो कि 45% मत प्राप्त किए थे। अब यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी को मिले थे 23 सीटें, सोशलिस्ट को 12, मजदूर पार्टी को 9, जनसंघ को 9 सीटें, हिंदू महासभा को 4 सीटें, राम राज्य परिषद 3 सीटें, अन्य दल को 30 सीटें और निर्दलीय को 14 सीटें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बम्बई दहेज में किसको मिला था? तो ब्रिटिश चार्ल्स द्वितीय को मिला था। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ इनका विवाह हुआ था। तब इनको क्या है, बम्बई को दहेज के रूप में दिया गया था पुर्तगालियों द्वारा। तो इसी अवसर पर पुर्तगालियों ने क्या है, दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दिया था। और फिर जब दहेज में मिल गया तो चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। पाकिस्तान कब बना था? तो 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त यहाँ पर सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। और इसके जो गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना और प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। खिजराबाद किस नगर का नाम रखा गया था? तो खिजराबाद जो है चित्तौड़ का नाम रखा गया था। जनवरी 1903 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर वहां के राजा रतन सिंह को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा और अपने पुत्र खिजरा को देकर स्वयं दिल्ली क्या है, लौट आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। एकता व्यवस्था जो है इल्तुतमिश ने प्रचलित करवाई थी। इल्तुतमिश द्वारा निर्मित शासन व्यवस्था एकताओं का प्रमुख स्थान था।
साहित्यिक दृष्टि से एकता का भू अर्थ है भूभाग, किंतु व्यवहारिक रूप से वह भूमि या राजस्व था जो किसी व्यक्ति को शासक द्वारा दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो आंसर हो जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है जहाँ पर बना, उससे पहले यहाँ पर संस्कृत विद्यालय था जो कि किसने, विग्रहराज ने बनवाया था। फिर इसी के ऊपरी भाग को तोड़कर गुम्मद और मेहराबें बनाई गई थी। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है हरिशेन, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इलाहाबाद स्तंभ लेख अथवा प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के इतिहास जानने का सर्वप्रथम स्रोत है। इसकी रचना उसके संधि विग्रह सचिव हरिशेन ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति के प्रारंभ में अशोक के तत्पश्चात समुद्रगुप्त का लेख, जहांगीर का एक तथा पारवर्ती काल का एक देवनागरी लिपि भी उत्कीर्ण मिलता है। पहले यह कौशाम्बी में था, बाद में अकबर ने वहाँ से मंगाकर इलाहाबाद के किले में सुरक्षित कर दिया। अगला क्वेश्चन है कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना अशोक ने की थी। इसके अलावा भी नेपाल में एक नगर की स्थापना की थी जिसको देवपत्तन बोलते हैं। नेपाल में भी किया था, कश्मीर में भी किया था। कश्मीर में श्रीनगर है और नेपाल में देवपत्तनम। तो व्याख्या भी इसी प्रकार है जो मैंने बताया। आगे देखते हैं किस युग को क्लासिकल युग कहते हैं। तो गुप्त युग को कहते हैं। गुप्त राजाओं का शासनकाल प्राचीन भारतीय इतिहास के सर्वाधिक गौरवपूर्ण युग का प्रतिनिधित्व करता है। वस्तुतः उस समय सभ्यता और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व क्या हुई थी, प्रगति हुई थी। गुप्त युग की सर्वतोमुख प्रगति को देखते हुए ही विद्वानों ने गुप्त काल को हिंदू संस्कृति के स्वर्ण युग अथवा क्लासिकल युग की संज्ञा से अभिहित किया था। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहा है। तो आंसर हो जाएगा अशोक ने कहा है। साथ ही दशरथ ने भी कहा है और एक श्रीलंका का शासक है तिस्य, उसने भी कहा है। तो 3 लोगों का नाम मिलता है देवनाव प्रिय, जिन्होंने अपनी उपाधि देवनाव प्रिय नाम से धारण की है। तो व्याख्या देख लेते हैं। मौर्य शासक अशोक को उसके अभिलेखों में सबसे जो मिलता है लेखन देवानाव प्रिय और देवनाव प्रिय दिस, यानी देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया। अशोक के पौत्र दशरथ भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था और अशोक का अनुसरण करके ही लंका का शासक तिस्य ने भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रचित प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था। तो आंसर हो जाएगा हमारा दीवान ए रियासत। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन दीवान ए रियासत यानी वाणिज्य मंत्री के अधीन था। अगला क्वेश्चन है जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था। तो उस्ताद मंसूर यहाँ पर सही हो जाएगा। उस्ताद मंसूर जो हैं जहांगीर के दरबार में प्राकृतिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे और जहांगीर ने ही इसको नासिर उल अस की उपाधि दी थी। नासिर उल अस की उपाधि दी थी। मंसूर ने दुर्लभ पक्षियों के और अनूठे फूलों के चित्र उभारे थे। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस वस्तु की बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था। तो काली मिर्च यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसने तबकात ए अकबरी की रचना की थी। तो तबकात ए अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद ने की थी। बदायूं की जो है तारीख है बदायूं और अब्बास शेरवानी की है तारीख शेरशाही और अबुल फजल की अकबरनामा है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसको मदद ए माश अनुदान प्रदान किए जाते थे। तो मदद और माश संतों और विद्वानों को दिए जाते थे। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है, संतों और विद्वानों को। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ब्रिजेश
कादर जो है उन्होंने नेतृत्व किया था लखनऊ में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला थी? तो आंसर हमारा अवध हो जाएगा। अवध 1984 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। विलियम जोन्स जो है 1783 में लंदन से भारत आए। उनका भारत की संस्कृति तथा दर्शन के प्रति जो लगाव था, और उन्हें 1787 को प्राचीन भारतीय गौरव को खोजने के लिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और इसके वह अध्यक्ष भी बने। विलियम जोन्स को मलिक जोन्स तथा फादर एंडोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम यानी अहमदाबाद से अपना ऐतिहासिक दांडी यानी नवसारी जिला गुजरात मार्च प्रारंभ किया। 5 अप्रैल 1930 को 241 मील लंबी पद यात्रा के बाद दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तथ्य नहीं है? मतलब कौन सा कथन तथ्य नहीं है? 1905 में बंगाल विभाजन हिंदुओं और मुसलमानों के अलगाव पैदा करने के उद्देश्य किया था, ये सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 में आगा खां द्वारा की गई थी, ये भी सही है। लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण अग्रिम कदम था, ये भी सही है। स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने 1905 में आरंभ किया था, तो ये गलत हो जाएगा, 4th ऑप्शन। बाकी यहाँ पर जो है अगर उसकी व्याख्या देखें तो स्वदेशी आंदोलन वास्तव में बंगाल विभाजन के विरोध में एक जन आंदोलन के रूप में पैदा हुआ, जबकि गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में वे लौट कर आए थे। मतलब जब ये स्वदेशी मूवमेंट हुआ तो इस समय क्या है, गांधी जी भी क्या इंडिया में नहीं थे, वो 1915 में लौट के आते। अतः स्वदेशी आंदोलन 1905 का प्रारंभ गांधी जी ने नहीं किया था। अर्थशास्त्र की पुस्तक है, तो अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है वो कौन सी हो गई? अर्थशास्त्र की पुस्तक राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। इसमें राजनीति कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, जो चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वह राजनीतिक शास्त्र का प्राकांड पंडित था और उसने राज शासन के ऊपर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। यह हिंदू राज शासन के ऊपर प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो आंसर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। त्रिपुरी सम्मेलन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक यानी 1939 ईस्वी का गठन किया, जिसका उद्देश्य साम्राज्य विरोधी तथा प्रगतिशील तत्वों को सरकार के विरुद्ध एकत्र कर भारत को स्वतंत्र कराना था। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 मिलान करनी है, तो अनुशीलन समिति के सही हो जाएंगे वरिंद्र कुमार घोष। अभिनव भारत के हो जाएंगे विनायक दामोदर। गदर पार्टी के लाला हरदयाल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA सचिंद्र और सान्याल भगत सिंह थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था? फजल अली यहाँ पर सही हो जाएगा। फजल अली 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष मिस्टर फजल अली, और मतलब इसको फजल अली आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस आयोग को, राज्यों के पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग भी के नाम से भी जाना जाता है। पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM पनिक्कड़ भी इसके सदस्य थे। इस रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दारा शिकोहा की रचना नहीं थी? दारा
नामा जो है वो नहीं थी। बाकी सारे के सारे समुद्र संगम, सिर्रे अकबर और मजमा उल बहन, ये सारी के सारी किसके ग्रंथ हैं? दारा शिकोह के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुरक्का ए दहली का लेखक है? मुरक्का ए दहली के गुलाम हुसैन तनातबाई जो हैं इसके लेखक हैं। मेगास्थनीज कौन था? राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकड निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज सेवा में भेजा गया था, यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह आरकोसिया के छत्रप के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज मौर्य दरबार बहुत समय तक रहा। भारत में रहकर उसने जो कुछ देखा सुना उसे अपनी पुस्तक इंडिका में लिपिबद्ध कर दिया। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की स्थापना की थी 1575 में की थी। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठन किया। मनसब शब्द का अर्थ होता है पद तथा मनसबदार का अर्थ होता है अधिकारी, जिसे शाही सेना में एक पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुलह ए कुल की धारणा आधारित है। तो सुलह ए कुल की धारणा आधारित है किस पर? वहदतुल वजूद ए के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना को गैर मुसलमानों के लिए खोला गया था। तो आंसर हो जाएगा 1578 ईस्वी। सुलह कुल की नीति हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। 1578 में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना खोला गया था अकबर द्वारा। अकबर खाने में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद, शेख और उलेमा धार्मिक चर्चा किया करते थे, किंतु अकबर 1578 को अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना के द्वार खोल दिया। फलस्वरूप जब जैन, हिंदू, पारसी आदि धर्म के विद्वान भी इबादत खाने में धार्मिक चर्चाओं में भाग लेने लगे थे। तालीकोटा का युद्ध या राक्षरी तरंगड़ी का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। 1565 में हुआ था। बेमनी राज्य के खंडों से बने 5 मुस्लिम राज्य बीजापुर, अहमदाबाद, गोलकुंडा, बीदर और बरार इसमें से प्रथम, यानी राक्षरी तरंगड़ी या तालीकोटा के युद्ध में बरार शामिल नहीं था। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और 4 कौन कौन से थे? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर में एक मुस्लिम संघ बनाकर विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण क्या है 1565 में इनकी विजय हो जाती है और विजयनगर क्या है, हार जाता है। इसको तालीकोटा का युद्ध और राक्षरी तरंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था? तो आंसर होगा जलाउद्दीन मकबरनी का। सेकेंड ऑप्शन सही है। व्याख्या देखते हैं, चंगेज खान ने पर्शिया, ईरान के ख्वारिज़्म में शाह का संपूर्ण साम्राज्य नष्ट कर दिया। ख्वारिज़्म में शाह का बड़ा पुत्र जलाउद्दीन मकबरनी भागकर भारत की ओर गया। इसी का पीछा करते हुए चंगेज खान सिंध नदी के तट पर आया था। उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक जो था वो इल्तुतमिश था। चांदी का टंका और तांबे का जीतल जो है आरंभ किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध चांदी के सिक्के चलाए और सुल्तान युग का 2 महत्वपूर्ण सिक्का चांदी का टंका, तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने ही आरंभ किया था। नेल्सन राइट के अनुसार विदेशों में प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को भी भारत में प्रचलित कराने का श्रेय किसको है? इल्तुतमिश को जाता है। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन राइट के अकॉर्डिंग जो टकसालों का नाम है, जहाँ से वो सिक्का प्रिंट होके बन के आया है, उसका नाम देने का श्रेय भी किसको है? इल्तुतमिश को है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाग और चेहरा मतलब घोड़े के दागने और सैनिकों के वर्णन व्रत प्रथा का प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ताकि जो है घोड़े को रिपीट ना कर सकें और अल्लाह वल्ली भी ना कर सकें। युद्ध के अवसर पर सैनिक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को ना भेज सकें, इसकी रोकथाम के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा प्रारंभ की। इस कार्य को देखभाल दीवान ए अर्ज करता था। इसी प्रकार सैनिक अच्छे
घोड़ों में परिवर्तन ना कर सके और एक ही घोड़े बार बार निरीक्षण के लिए प्रस्तुत ना किया जाए, इसके लिए घोड़े दागने या दाग और चेहरा की भी व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपना राजधानी बनाना चाहता था क्योंकि यह साम्राज्य के केंद्र में थे। तो बर्नी ये कथन कहते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को राजधानी बनाए जाने के विभिन्न कारण बताए गए। जलालुद्दीन बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान को दिल्ली के नागरिक असम्मान पूर्ण पत्र लिखते थे, अतः उन्हें दंड देने के लिए देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय किया। सामी के अकॉर्डिंग वह दिल्ली के नागरिकों की शक्ति को तोड़ने के लिए उन्हें दक्षिण ले जाना चाहता था। और डॉक्टर महिंद हुसैन और डॉक्टर के.एम. निज़ामी के अकॉर्डिंग क्या है, मोहम्मद तुगलक का लक्ष्य दो राजधानियां यानी दिल्ली और दौलताबाद बनाने का था। और डॉक्टर मेहंदी के अकॉर्डिंग क्या है, वह दौलताबाद को मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बनाने के लिए उसे राजधानी बनाना चाहता था, इसलिए उसने दिल्ली से राजधानी कहाँ कर दी, दौलताबाद कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। तो आजिर-ए-मामलिक जो है वो सैन्य विभाग का अध्यक्ष या प्रमुख होता था। मीर बख्शी जो है मुगल काल में सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। व्याख्या देख लेते हैं। आजिर-ए-मुमालिक सैन्य विभाग यानी दीवान अर्ज का प्रधान था। वो सैनिकों की भर्ती, उसकी रसद की व्यवस्था, घोड़ों को दागने व सैनिकों की हुलिया रखने के लिए व्यवस्था आदि करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पानीपत का तृतीय युद्ध के समय पेशवा था। तो पेशवा बालाजी बाजीराव थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगानों के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य जो है 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध के तहत मराठा पेशवा बाजीराव 1740 से 1761 जो उनका समय होता है, इस युद्ध में मराठे बुरी तरह पराजित हो जाते हैं और क्या है, इस पराजय को क्या है वो स्वीकार नहीं कर सके कौन, बाजीराव। और फिर उनकी 23 जून 1761 में इनकी मृत्यु हो जाती। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो थे वो रामदास थे। शिवाजी एक सुसंस्कृत हिंदू थे। हिंदू धर्म की उदारता की भावना को उन्होंने ठीक प्रकार से समझा और अपने व्यवहार और नीति में उन्होंने इसका प्रयोग किया। समर्थ गुरु रामदास उसके आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु थे। दादाजी कोंडदेव इसके संरक्षक थे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 में इसका क्या करना है, मिलाना है। तो मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की आकृति प्राप्त हुई है। कालीबंगा से जुता हुआ, लोथर से गोदीवाड़ा और हड़प्पा से शवाधान। तो आप यहाँ से मिला सकते हैं। आगे देखते हैं, कौन सा समूह मोहनजोदड़ो का पशु मुद्रा पर अंकित है। तो एक तरफ व्याघ्र है, हाथी है, गैंडा है और भैंसा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा। व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा। व्याख्या देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर योग मुद्रा में सिंहासन पर आसीन पशुओं से घिरा हुआ एक त्रिमुखी पुरुष दिखाया गया है जो भैंसे के श्रृंग वाला सिर मुकुट पहने हैं। दाहिनी ओर एक हाथी और व्याघ्र, बाईं तरफ एक गैंडा तथा भैंसा और सिंहासन के नीचे हिरण युगल दर्शित है। इस पुरुष का समीकरण मार्शल ने पशुपति शिव से किया है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई माइनर से प्राप्त बोगज कोई अभिलेख में जिन देवताओं का उल्लेख है, इंद्र, नासत्य, मित्र, वरुण। इंद्र, नासत्य, मित्र, वरुण। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी के लेखक का श्रेय दिया जाता है किसको, एक अज्ञात नाविक है जिन्होंने ये किताब लिखी थी और 80 ईस्वी में भारतीय तट में अपने वैज्ञानिक यात्रा के आधार पर पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत के समुद्री तटों के बारे में बहुमूल्य सूचना प्राप्त होती है। यह यूनानी भाषा में लिखित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, पत्नी पूजा को किस
तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठित किया है? तो शिलाब्धिगारम यहाँ पर सही हो जाएगा। शिलाब्धिगारम यहाँ पर चेर राजा सेनगुट्टवन के समय पत्नी मतलब पति पत्नी पूजा अर्थात एक आदर्श तथा पवित्र पत्नी को देवी रूप में मूर्ति बनाकर पूजा जाना आरंभ किया। इसे करने की पूजा कहा जाता है। पत्नी पूजा के लिए किसी आर्य शासक से युद्ध के बाद प्राप्त किया गया और उसे गंगा में स्नान करा के चेर देश ले जाया गया। शिलाब्धिगारम के अनुसार पत्नी पूजा के प्रचलन में पांड्य तथा चोल शासकों के साथ ही श्रीलंका के शासक भी शासक हुए। रुमनदेई अभिलेख किसके काल का है? अशोक के काल का है। और जब वो यहाँ पर जाते हैं तो 1/8 भाग क्या कर देते हैं, जो कर है वो माफ़ कर देते हैं। तो रुमनदेई स्तंभ जो है अशोक के शासन काल का है। यह नेपाल की तराई में स्थित है। और याद है आपको, नेपाल में अभी पहले पढ़ा था कि श्रीनगर जैसे अशोक ने बसाया है और उसी तरह नेपाल में एक शहर का भी निर्माण किया था। अभी सबसे पहले जो है शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है, वहाँ पर मैंने आपको करवाया था। तो नेपाल में है रुमनदेई और वहीं पर क्या है, एक उन्होंने नगर भी बसाया था देवपतनम करके। देवपतनम नाम है, देवपतनम। तो ये भी याद रखना है। बाकी यहाँ पर देखते हैं, इस लेख के अनुसार अभिलेख के 20 वर्ष पश्चात देवताओं का प्रिय राजा प्रियदर्शी स्वयं यहाँ आया था। उसने पूजा की क्योंकि वहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ पर? रुमनदेई नेपाल में। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया यहाँ पर, अतः वहाँ क्या है, बहुत बड़ी पत्थर की दीवार भी बनवाई तथा वहाँ पर एक स्तंभ स्थापित किया। और लुम्बिनी गांव का धार्मिक कल क्या कर दिया उन्होंने, 1/8 भाग कर दिया था। तो बुद्ध भगवान का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, जो कि नेपाल में है। और फिर वहीं पर उन्होंने 1/8 भाग क्या है कर भी माफ़ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्यादवाद में संभावनाएं होती हैं। तो स्यादवाद में 7, स्यादवाद मतलब 7, 4th ऑप्शन सही है। स्यादवाद जिसे सप्तभंगीय न्याय भी कहा जाता है, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। जैनियों के अनुसार सांसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे सभी निर्णय सापेक्ष एवं सीमित होते हैं। ना तो हम किसी को पूर्ण रूप स्वीकार करते हैं और ना ही अस्वीकार करते हैं, ये दोनों अतियां हैं। अतः प्रत्येक निर्णय के पूर्व स्याद अथवा शायद लगाना चाहिए। जो 7 बताए हैं, अब यहाँ पर 7 के साथ हैं। स्यात् अस्ति स्यात् नस्ति स्यात् अस्ति च नस्ति च, स्यात् अव्यक्तम स्यात् अस्ति च अव्यक्तम, स्यात् नस्ति च अव्यक्तम, स्यात् अस्ति च नस्ति च अव्यक्तम। तो ये 7 हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के नाम मात्र सत्तात्मक है? तो 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, सातवाहन। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन किस सेना को उल्लेख करता है? तो हर्षवर्धन की सेना को उल्लेख करता है हाथी गज सेना, यहाँ पर सही हो जाएगा। जिस समय पुलकेशन द्वितीय दक्षिण भारत में अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था, उसी समय उत्तर भारत में हर्षवर्धन अनेक राजाओं को जीतकर अपनी अधीनता में करने में व्यस्त था। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसने राज्य की सीमा नर्मदा नदी तक जा पहुंची थी। ऐसी स्थिति में दोनों नरेशों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया। हर्ष और पुलकेशन के बीच युद्ध नर्मदा तट पर हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुए। पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख के अनुसार अपार ऐश्वर्य द्वारा पालित सम्राटों की मुकुट मणियों की आभा से आच्छादित हो रहे थे। चरण कमल उनके युद्ध में हाथियों की सेना से मारे जाने के कारण जो भयानक दिखाई दे रहा था, उसे हर्ष के आनंद को उसे भय से विलगित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में वेट्टी से अभिप्राय था। चोल काल में वेट्टी जो है वो सार्वजनिक
कार्यों के लिए बेगार है। बेटी मतलब बेकार, बेगार जो कि सार्वजनिक कार्यों के लिए लिया जाता था चोल काल में। चोल प्रशासन में पांडी कंवल की जो है वो ग्राम सुरक्षा के लिए दिए जाने वाला कर था पांडी कंवल। पांडी कंवल गांव की चौकीदारी या शुल्क स्थानीय सामंत व शक्तिशाली अधिकारी को एक विशेष प्रकार का सुरक्षा कर अलग से दिया जाता था, जिसके बदले वह उस खास क्षेत्र के जान माल की रक्षा की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेता था। वह व्यवस्था ग्राम स्तर के कर्मचारियों के अतिरिक्त थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के पाल शासकों काल में जिस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था उसका नाम क्या था? तो केवर्थ यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। पाल वंश के शासक विग्रह पाल के बाद उसके 3 पुत्रों महिपाल द्वितीय, शूरपाल द्वितीय, रामपाल के बीच संघर्ष हुआ। महिपाल ने अपने दोनों भाइयों को कारागार में डाल दिया। इसके समय में शांति एवं अव्यवस्था बनी रही। चाशी केवर्थ महिष्य जाति के किसान लोगों ने अपने नेता दिव्य यानी दिव्यलोक के नेतृत्व में विद्रोह किया। उसने महिपाल की हत्या कर दी तथा उत्तरी बंगाल पर अधिकार कर लिया। दिव्य के बाद उसका भतीजा भीम शासक बना। इसी समय रामपाल ने किसी तरह अपने को कारागार में मुक्त करा लिया। उसने राष्ट्रकूटों की मदद से एक सेना तैयार की तथा भीम को मारकर अपने पैतृक राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपराग के हैं। तो यहाँ पर शिलाहार राजा थे, शिलाहार राजा। गोपुरम जहाँ के मंदिरों की विशेषता है तो तमिलनाडु यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, गोपुरम। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ हुआ था? तो वेल्लोर यहाँ पर सही आंसर है। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीयों का पहला सैनिक विद्रोह 1764 में हुआ था, जब बक्सर के हेक्टर मुनरो के सेना की एक बटालियन मीर कासिम से जा मिली। इन सैनिकों का पर मुकदमा चला। 24 सिपाहियों को तोप से उड़ा दिया गया और 1806 में वेल्लोर के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। चूंकि यह विद्रोह धार्मिक कारणों से हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था, माथे पर तिलक लगाना, पगड़ी बांधने पर रोक लगाई गई, जिसकी जगह क्या है उनको एक हैट लगाना किया गया, मजबूर किया गया, जिस पर चमड़े और तुर्रे और पंख लगा होता था। तुर्रा जो है सूअर और गाय के चमड़े से होता था। यहाँ किले में नजरबंद टीपू के लड़के ने चिंगारी दी और सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। चूंकि विकल्प में बक्सर नहीं है इसलिए वेल्लोर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, थर्ड ऑप्शन सही है। व्यापार से प्रारंभ होकर अंग्रेज तथा फ्रांसीसी कंपनियां भारत में राजनीतिक अपरिहार्य रूप से उलझ गई। इन दोनों कंपनियों का उद्देश्य क्या है? व्यापार से आधिकारिक लाभ उठाना था। यह तभी संभव था जब उन्हें एकाधिकार प्राप्त हो जाए, दूसरी कंपनियां मार्ग से हट जाएं। यह तभी संभव है जब देश पर कुछ न कुछ राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त हो। 7वीं और 8वीं शताब्दियों में आंग्ल फ्रांसीसी शाश्वत शत्रु थे। जहां ज्यों ही यूरोप में अपना आपसी युद्ध आरंभ होता था, संसार के प्रत्येक कोने में जहां यह दोनों कंपनियां होती थी वहां युद्ध आरंभ हो जाते थे। भारत में इन दोनों के बीच के युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। भारत में फ्रांसीसी अंग्रेजों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 और कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से लेकर 63 ईस्वी में लड़े गए थे। अंततः यहाँ पर क्या है, अंततः यहाँ पर जो फ्रांसीसी है हमेशा के लिए उनकी शक्ति का नाश हो जाता है और फिर अंग्रेज ही यहाँ पर रह जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? तो त्रिरत्न जो है महावीर स्वामी से संबंधित है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो सम्यक दर्शन में जैन तीर्थंकर और उनके उपदेशों का दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन या श्रद्धा है। सम्यक ज्ञान क्या है? जैन धर्म एवं उनके सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक चरित्र जो ज्ञान
जो कुछ भी जाना जा चुका है और सही माना जा चुका है उसे कार्य रूप में परिणत करना ही सम्यक चरित्र है। अगला क्वेश्चन है, जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाले उपन्यास गण देवता की रचना करने वाले तारा शंकर बंदोपाध्याय यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अनविशड रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो अंग्रेज हैं वो दिन प्रतिदिन लूट कर माल कहाँ ले जा रहे हैं, इंग्लैंड ले जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन यहाँ पर शामिल नहीं थे। मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने से इनकार करने के बाद 6 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। 2 सितंबर 1946 को नेहरू ने 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया। इसमें शामिल होने वाले कांग्रेस सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरुणा आसफ अली, राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर सफात अहमद खां और जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और एस भाभा थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्पना की घोषणा की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन यहाँ पर सही हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव क्या है, स्वीकार कर लिया गया, जो 1929 में किया गया था और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का निश्चित किया। 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का झंडा फहरा दिया गया। अगला है, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था कहाँ पर? अवध में। अवध यहाँ पर सही हो जाएगा। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र में ब्राह्मण परिवार से थे। 13 वर्ष की आयु में घर बार छोड़कर निकल पड़े। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, इसलिए फिजी चले गए। फिजी से 1909 में लौटे तो फैजाबाद उत्तर प्रदेश चले आए और 1920 ईस्वी तक वे साधु के जीवन में जीते रहे। तुलसीदास का रामचरितमानस लेकर घूमकर गांवों को मानस की चौपाई सुनाया करते थे। 1920 में मध्य में वे एक किसान के नेता के रूप में उभरे। अवध के किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी? तो 3 जुलाई 1947 को सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1946 को यह घोषणा की थी कि जून 1948 को पूर्ण सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। सत्ता हस्तांतरण को सुचारू रूप से पूरा करने हेतु एटली ने वेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। 27 मार्च 1947 को नए गवर्नर माउंटबेटन ने पदभार ग्रहण किया और इसी के साथ उन्होंने सत्ता हस्तांतरण के लिए विभिन्न नेताओं से बातचीत प्रारंभ कर दी। सभी नेताओं को राजी कर माउंटबेटन लंदन चले गए। वो ब्रिटिश सरकार की सहमति पाकर वे भारत आए और 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना प्रस्तुत कर दी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी गई यंग इंडिया नामक पुस्तक किसकी? लाला लाजपत राय की। 4th ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब लाला लाजपत राय के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म 28 फरवरी 1865 में धुंधके पंजाब में हुआ था। लाला लाजपत राय ने अपना प्रारंभिक जीवन वकील के रूप में शुरू किया था, परंतु जल्द ही वो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता बन गए। साइमन कमीशन का विरोध करते समय यह गंभीर रूप से घायल हो गए और 30 अक्टूबर 1929 को उनकी मृत्यु लाहौर में हुई। उन्होंने निम्नलिखित पुस्तकें लिखी, जैसे यंग इंडिया हो गया, आर्य समाज हो गया, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल एजुकेशन एंड इन इंडिया, और पत्र उनके महत्वपूर्ण पत्र थे वंदे मातरम, पंजाबी द पीपुल, और उपाधियों में देखें तो पंजाब केसरी और शेर पंजाब। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी प्रारंभ किए गए निम्नलिखित आंदोलन? सबसे पहले हो जाएगा चंपारण 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पर खेड़ा, फिर है तीसरा अहमदाबाद और 4th ऑप्शन पे 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर वही व्याख्या है, एक क्रम से बताई गई है। आगे देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम पूर्ण पाशारिक उपकरण ब्रूस फुट को मिला था? तो
1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट, जो कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में भूवेत्ता थे, तमिलनाडु के पलवरम नामक स्थान पर कैटराइट ग्रेवल से प्रथम वास्तविक पूर्ण पाषाणिक कालीन उपकरण 13 मई 1863 को उठाया गया था। इसलिए वे भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक भी माने जाते हैं। उन्होंने देश के विभिन्न भागों से बहुत अधिक संख्या में प्रस्तर उपकरणों का मात्र संकलन ही नहीं अपितु उसका विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से विंध्य क्षेत्र के प्रमुख नव पाषाणकालीन पुरास्थल इलाहाबाद जिले में बेलन सरिता के तट पर स्थित कोल्डी हवा, महगढ़ा और पंचोह है। कोल्डी हवा उत्खनन की सबसे महत्वपूर्ण तिथि यह है कि वहां से धान की खेती किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण है 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व हमें डेट मिलती है उसकी प्राचीनतम प्रमाण की। मिट्टी के बर्तनों के ठीकरों पर धान की भूसी व पुआल के अवशेष चिपके हुए मिलते हैं। इससे सूचित होता है कि व्यापक रूप से धान की खेती की जाती रही होगी। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रारूप हमें मिलता है बनावली से पक्की मिट्टी का। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनावली स्थल का उत्खनन 1973 से 74 ईस्वी में R.S. विष्ट द्वारा करवाया गया। यहाँ के संस्कृति के 4 स्तर प्राक सैंधव, विकसित सैंधव तथा उत्तर सैंधव प्रकाश में आए। खुदाई से प्राप्त वस्तुओं में अग्निवेदियाँ, मृदभांड, मोहरें, ठप्पे, बटखरे, गुड़ियाँ, चूड़ियाँ, मिट्टी का बना हल और नारी मूर्तियाँ प्रमुख हैं, जौ के दाने काफ़ी मात्रा में पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब्दुल रज्जाक जिसने विजयनगर राज्य का फारसी में विस्तृत वर्णन किया है, मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में विजयनगर दरबार में आया था। तो देवराय अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय, यहाँ पर सही हो जाएगा देवराय द्वितीय के राज्यकाल में आया था। विजयनगर देवराय द्वितीय संगम वंश विजयनगर का महानतम शासक था। देवराय द्वितीय को दरबार में फारस का विद्वान राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, जिसने विजयनगर साम्राज्य एवं देवराय द्वितीय की बहुत ज़्यादा भूरी प्रशंसा की है। अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर की समृद्धि का मूल्यांकन करना काफ़ी कठिन था। विजयनगर के बाज़ारों में हीरे, मोती और दूसरे कीमती पत्थर खुले रूप में क्या है बिकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान है। रसखान यहाँ पर सही हो जाएगा। रसखान का जन्म जो है सन 1558 में लगभग हुआ था। इसका असली नाम सैयद इब्राहिम था। तो इसका असली नाम सैयद इब्राहिम था। ये बचपन से ही बड़ी प्रेमी स्वभाव के थे। इनका प्रेम कृष्ण भक्ति के रूप में विकसित हुआ। बाद में स्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य हो गए। रसखान की गणना भक्ति काल के कवियों में की जाती है। रसखान की 2 रचनाएं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका है। इसमें प्रथम की रचना सवैया एवं कविता छंदों में तथा द्वितीय की रचना दोहा शैली में की गई है। रसखान की संपूर्ण रचना मधुर वृषभाषी में है। वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता हैं। तो विट्ठल यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, 4th ऑप्शन। अबुल फजल की रचनाओं के नाम क्या है? अकबरनामा और तब आईने अकबरी। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अकबरनामा देख लेते हैं, फिर देखते हैं आईने अकबरी। तो अकबरनामा जो है इस ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने की गई थी। अबुल फजल को 3 भागों अकबरनामा ने को 3 भागों में बांटा है। पहले भाग में तैमूर से लेके हुमायूं तक के शासकों का इतिहास है। दूसरे भाग में 1602 से लेके बादशाह अकबर तक के इतिहास है। और आईने अकबरी इस ग्रंथ को भी अबुल फजल ने 3 भागों में लिखा है। इसमें अबुल फजल ने अकबर के प्रशासन, नियम और कानून जो हैं वो सारा वर्णन किया है। तो पहले तो उसकी हिस्ट्री है अकबरनामा और आईने अकबरी में उसका शासन
प्रबंध और कानून के बारे में वर्णन है। कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की विशालतम बस्ती थी। तो कहाँ पर थी? हुगली में थी। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, कलकत्ता से पूर्व हुगली में थी। सितंबर 1770 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन 3 जिले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए गए? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। बर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव। आगे देखते हैं, सिराजुद्दौला के मीर जाफर अंग्रेजों की सहायता से बंगाल का नवाब बना। मीर जाफर जो कि एक अनुभवहीन तथा दुर्बल एवं दुविधाग्रस्त व्यक्ति था, वह अंग्रेजों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। इसी बीच 25 फरवरी 1760 ईस्वी को क्लाइव इंग्लैंड चला गया। तब बंगाल का अस्थायी गवर्नर हालवेल बना, जिसने मीर जाफर से और अधिक धन की मांग की। जब नवाब ने धन देने में असमर्थता दिखाई, तब हालवेल नवाब के ऊपर डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र का आरोप लगा दिया। उसे गद्दी से हटाने की मांग की तथा मीर कासिम से समझौता कर उसे नवाब बनाने का सुझाव दिया। अगला बंगाल का स्थायी गवर्नर बंसी टाट नियुक्त हुआ और उसे यह योजना पसंद आई और मीर कासिम ने एक समझौता 1760 में किया और इसी समझौते के तहत जो है मीर कासिम ने अंग्रेजों को वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त ने, यानी स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनका जन्म जो है 1863 में कलकत्ता के एक धनी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित एक सर्वधर्म सम्मेलन यानी विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए तथा वहाँ उनके प्रथम भाषण से ही सबको प्रभावित कर दिया। वहाँ उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। वहीं पर वे पेरिस और लंदन गए, जहाँ धर्म प्रचार किया। वह एक बार पुनः अमेरिका लौट आए। वहाँ से भारत लौटकर निर्धनता, जाति प्रथा, कर्मकांड, अंधविश्वास आदि के विरुद्ध क्या है संघर्ष छेड़ दिया। 1897 में रामकृष्ण मिशन की उन्होंने स्थापना की और 1899 में अपने प्राचीन मठ को बेल्लोर में स्थापित किया और 1902 में 36 वर्ष की अल्प आयु में उनका देहांत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने 1920 में मुंबई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय सही ऑप्शन है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 21 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई थी। इसके संस्थापक जो थे मल्हार राव जोशी हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मल्हार राव जोशी जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे, क्योंकि इसी वर्ष बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था और तत्कालीन नव नियुक्त कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के भी क्या हो गए, अध्यक्ष बन गए। आगे है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बन जाते हैं? लाला लाजपत राय और महासचिव दीवान चमनलाल। तो एक तो हमें इसके संस्थापक कौन है? नारायण मल्हार राव जोशी, और इसके अध्यक्ष हैं लाला लाजपत राय और दीवान सचिव हो जाएंगे महासचिव दीवान चमनलाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध होते हैं। ए ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है गोपाल हरि देशमुख को जाता है, जो लोक हितवादी नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने 1848 ईस्वी में प्रभाकर नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका साप्ताहिक सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर कई लेख लिखे। इन लेखों का नाम शत पत्रे पड़ा। लोक हितवादी समाज सुधार के सक्रिय प्रतिपादन थे। 1876 में गीता तत्व और सुभाषित का प्रकाशन किया। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव के विरुद्ध जाति भेद नामक पुस्तक भी लिखी।
अगला क्वेश्चन है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किया था। तो आंसर हो जाएगा श्री नारायण गुरु ने मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किया था। जाति व्यवस्था का सबसे सशक्त विद्रोह निचली जातियों के बीच से उभरे आंदोलन किया। ज्योतिबा फुले और श्री नारायण गुरु इस व्यवस्था के जबरदस्त आलोचक थे। श्री नारायण गुरु ने आह्वान किया था, मानव मात्र के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। बाद में इनके एक शिष्य थे। इस तरह सुधार, मानव मात्र के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई ईश्वर नहीं। आगे देखते हैं, भारतीय पूंजीपतियों द्वारा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया था? सभी ने अवज्ञा आंदोलन को। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। मार्च में महात्मा गांधी जी को सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सजा दी गई। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने औपनिवेशिक सत्ता का विरोध जारी रखने के लिए एक नई रणनीति की वकालत की। उन्होंने सुझाव दिया कि विधान परिषदों का सदस्य बनाकर वे पाखंडी संसद का पर्दाफाश करें और परिषदों के सभी कामों में रुकावट डालकर नौकरशाही के इस नकाब को उखाड़ फेंके। CR दास और कांग्रेस के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू महामंत्री थे। इन नेताओं ने गया कांग्रेस अधिवेशन 1922 में एक नए कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव रखा, किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और CR दास, राजगोपालाचारी के नेतृत्व में दूसरे खेमे ने विरोध किया। फलस्वरूप CR दास और मोतीलाल नेहरू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस खिलाफत पार्टी के गठन की घोषणा की। इसी को बाद में स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। CR दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू जो है महामंत्री बने। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर किया गया था। तो मद्रास और बम्बई में किया गया था। मद्रास और बम्बई में रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों के कुछ भागों में प्रारंभ की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत ना तो किसानों के आर्थिक हितों की पूर्ति हुई और ना ही उनके अधिकारों की रक्षा। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का स्वामी सरकार था, ना कि किसान। इस व्यवस्था में सरकार ने किसानों के अप्रत्यक्ष रूप से लगान निश्चित किया। गांव के पैतृक अधिकारियों को स्वीकृति प्रदान करके उनकी सहायता से लगान वसूल करने की व्यवस्था की। सरकार ने पैदावार का 50% लगान निश्चित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व प्रदान किया था। तो कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह का जगदीशपुर से संबंधित है कुंवर सिंह। बिहार में जगदीशपुर में जमींदार कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। 70 साल की उम्र में जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों ने दिवालियेपन की कगार पर पहुंचा दिया था। अंग्रेजों ने सारी संपत्ति छीन ली थी और उसे लौटाने की उनकी बार बार की गई अपीलों का भी अंग्रेजों पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि उन्होंने खुद किसी विद्रोह की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन जैसे विद्रोही सिपाहियों का दस्ता टीनापुर से आरा पहुंचा, कुंवर सिंह उनके साथ मिल जाते हैं। कली, लाह व दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतर है? तो पंचतंत्र का है ये। पंचतंत्र का अली, लाह व दिमना पंचतंत्र का। सूची 1 और 2 से मिलान करना है। तो बीदर जो हो जाएगा बरीद, अमीर अली बरीद। अहमदनगर हो जाएगा मलिक अहमद। बीजापुर यूसुफ आदिल शाह और गोलकोंडा हो जाएगा कुली कुतुब शाह। तो इस हिसाब से ये फूट
मिला हुआ है। आगे देखते हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो बदायूं में हुआ था। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। जब वह 5 वर्ष के थे तो उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। उनका लालन पालन उनकी माता ने किया और 20 वर्ष की आयु में अजूधन गए। वहीं बाबा फरीद के मुरीद शिष्य हो गए। अजूधन से दिल्ली 1258 में आए और यहीं रहकर अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने लगे। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही और सुल्तान अल इलाही भी कहा जाता है। महमूद गजनबी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी उदय भानपुर थी। महमूद गजनबी का पहला हमला 1000 ईस्वी में हुआ। उस हमले में उसने कुछ सीमांत किलों पर अधिकार कर लिया। तदुपरांत उसने शाही राज्य के राजा जयपाल के विरुद्ध कूच किया। जयपाल की राजधानी वह हिंद क्या है? उदयभानपुर आधुनिक उनमें थी। निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली थी? तो आंसर जयपाल हो जाएगा। जयपाल। महमूद के आक्रमण 1000 ईस्वी में आरंभ हुआ और पहले उसने सीमा के कुछ किलों को जीता। इससे दूसरा आक्रमण 1901 में हुआ है। इस बार हिंदू शाही राजा जयपाल ने पेशावर के निकट उसका मुकाबला किया और युद्ध में महमूद की विजय हुए। जयपाल, उनके पुत्र, नाती एवं अनेक संबंधी बंदी बना लिए गए। जयपाल और उनके संबंधियों को महमूद ने 25 हाथी और 2,50,000 दीनार लेकर क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। जयपाल ने अपनी निरंतर पराजयों से स्वयं को इतना अपमानित अनुभव कर लिया कि आत्महत्या कर लिया। आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी कौन था? तो शहना-ए-मंडी हो जाएगा। शहना-ए-मंडी। फिरोज तुगलक ने राजधानी में भव्य खैराती औषधालय जो है दारुल शफा की व्यवस्था की थी और जिसमें गरीब, छोटे बड़े, स्वतंत्र और निर्भर सभी तरह के यहाँ नीचे जो है व्याख्या फिरोज तुगलक के बारे में दी गई हो। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी यहाँ पर पूछा है। तो शहना-ए-मंडी ही यहाँ पर सही आंसर है, थर्ड ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर जो व्याख्या यहाँ पर दी गई है वो दारुल शिफा के बारे में दी गई है, जो कि औषधालय से संबंधित थी, जहाँ पर चिकित्सकों और मरीजों को क्या दिया जाता था? भोजन और मुफ्त दवाएं। ठीक है, दारुल शफा जो नीचे दिया गया है। ठीक है, ये क्या था? एक दारुल शफा। ठीक है, दारुल शफा। और यहाँ पर क्या है? दारुल शिफा। शिफा और शफा दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? सेना परेड के लिए खुला क्षेत्र। आगे देखते हैं, दीवान-ए-अमीर-ए-कोही नामक विभाग जो है कृषि से संबंधित था। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था कृषि की उन्नति के लिए। एक नवीन विभाग दीवान-ए-अमीर-कोही खोला। एक नया मंत्री अमीर को ही नियुक्त किया और 60 वर्ष मील का एक क्षेत्र चुना गया, जहां सरकारी कर्मचारियों की देखरेख में किसानों की खेती के लिए कहा गया। वहाँ क्रमशः भारतीय फसलें बोई गईं और 3 वर्ष में 70 लाख टन का व्यय किए गए। इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय फार्म नीति कृषि फार्म की भांति था। मोरलेन के अनुसार भारतीय इतिहास में पहली बार यह प्रकट हुआ कि खेती के तरीकों तथा खेती के साधनों को सुधारना भी सरकार के कर्तव्यों में आता है। अमीरान-ए-सादाह का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर सही ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारत के उस संत कवि का नाम जिसने निपक्ष
के मार्ग का अनुमोदन किया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा दादू दयाल। दादू दयाल ने निपक्ष का अनुमोदन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुसैन शाह के काल में श्री भगवत का बांग्ला भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे? तो मालाधार बसु यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के जिस राज्य पर आक्रमण किया था वह कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा अहमदनगर पे किया था सबसे पहले। दक्षिण भारत की पूर्ण विजय करने के पश्चात अकबर ने दक्षिण भारत की ओर ध्यान दिया। उसने दक्षिण के शासकों के पास राजनीतिक शिष्टमंडल भेजे। वे अकबर की महत्ता स्वीकार कर ले, किंतु वह इस प्रयास में असफल रहा। अकबर को युद्ध का मार्ग अपनाना पड़ा और सर्वप्रथम अहमदनगर पर आक्रमण हुआ। इस समय चांद बीबी अपने भतीजे की संरक्षक बनकर अहमदनगर पर शासन कर रही थी। आगे, मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाले मुगल सम्राट का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा जहांगीर यहाँ पर सही आंसर है। जहांगीर अपने राज्याभिषेक के बाद 12 अध्यादेश जारी किए गए। इन्हीं 12 अध्यादेशों में मादक वस्तुओं का निषेध भी था। यद्यपि जहांगीर स्वयं शराब पीता था, किंतु उसने आदेश दिया था कि शराब तथा अन्य मादक वस्तुएं ना तो बनाई जाए और ना ही बेची जाए। आगरा नगर की स्थापना की गई थी सिकंदर शाह द्वारा। 1504 में आगरा नगर की नींव डाली गई थी। इस नगर की स्थापना सिकंदर शाह ने की थी। इसका कारण ये था कि सुल्तान इटावा वियना, कोल, ग्वालियर तथा धौलपुर के जागीरदारों पर अधिक प्रभावशाली नियंत्रण करना चाहता था। बहुत जल्दी वो सुंदर नगर का निर्माण हो सुल्तान ने भी अपना निवास स्थान दिल्ली से आगरा बदल दिया। अगला क्वेश्चन है, समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया? तो ऐतरेय ब्राह्मण में समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर वैदिक काल में राजा का उदय सैनिक पूर्ति के लिए हुआ था तथा सभी ने सहमति द्वारा उसका चुनाव किया। जब राजा सामान्य उपाधियों के स्थान पर राजाधिराज सम्राट एक जैसी उपाधि धारण करता है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक जो है एकराट होता है। अर्थवेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। तो अर्थवेद में भी कहा गया है एकराट को सर्वोच्च शासक कहा गया है। बाकी यहाँ पर जो है ऐतरेय ब्राह्मण में भी समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया ऐतरेय ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से होता था। पुरातात्विक प्रमाण मिला है कुम्हड़गढ़ से मिला है। पटना के समीप बुलंदी बाग और कुम्हड़गढ़ की खुदाई की गई, जहाँ पर लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। उन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष होता है। तो लक्षणाध्यक्ष जो है टकसाल का अध्यक्ष होता था। लवणा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में इसिला नामक नगर का उल्लेख किया गया? तो आंसर हो जाएगा सिद्धपुर अभिलेख में इसिला नामक नगर का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? तो भागवत धर्म के लिए वेश नगर स्तंभ लेख यहाँ पर सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। शुंगों के काल में भगवत धर्म का विकास हुआ तथा विदेशी भी इसे ग्रहण करने लगे। इसे लोकप्रिय बनाने में यवनों का विशेष योगदान रहा। पुरातात्विक प्रमाणों से इस धर्म की लोकप्रियता की सूचना मिलती है। भगवत धर्म से संबंधित प्रस्तुत स्मारक विदिशा यानी वेश नगर का प्रमुख स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भगवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर पूजा की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस
शासक का एक अन्य नाम देवराज भी था। देवराज जो है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का देवराज भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का नाम हो जाएगा देवराज। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य समुद्रगुप्त की रानी देवदत्त का पुत्र था। चंद्रगुप्त को देवगुप्त, देवश्री और देवराज के नाम से भी पुकारा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के सैनिक अधिकारी आम्रकारदाव के सांची अभिलेख संख्या 8 में उसे देवराज नामक नाम दिया है। तो किसने दिया है? चंद्रगुप्त द्वितीय का ही एक अधिकारी है आम्रकारदाव ने सांची अभिलेख नंबर 8 में। सूची 1 और 2 से यहाँ पर मिलान करना है। नरेश गुप्त प्रथम जो है महादेवी अनंत हो जाएंगी। कुमार यहाँ पर कुमार गुप्त है, यहाँ पर नरेश गुप्त है। तो यहाँ पर व्याख्या जो है पता नहीं कौन सा सही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं नरेश गुप्त जो है महादेवी अनंत देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय महादेवी कुमेर नागा और चंद्रगुप्त प्रथम महादेवी कुमार देवी है। आगे देख लेते हैं। संगम युग में चोल शासकों की राजधानी थी। तो चोल शासकों की राजधानी जो थी वो थी कोरकई। कोरकई यहाँ पर सही उल्लेख है। यहाँ पर संगम युग में चोल शासकों की राजधानी कोरकई है, कुलकई जिसको बोलते हैं। भूगोलवेत्ता टालमी ने चोलों के 2 राज्यों का उल्लेख किया है, उत्तरी चोल और दक्षिणी चोल। इसमें उत्तरी चोल की राजधानी अरक्काडू और दक्षिण चोल की राजधानी उरेयू यानी उगर। तो इस हिसाब से क्या है, ये वाला 3rd ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, ना कि 4th ऑप्शन। यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू भूगोलवेत्ता टालमी के अनुसार क्या है, उत्तरी तो क्या है, उत्तरी राजधानी अरक्काडू और दक्षिण जो है वो है उरेयूर। अगला देखते हैं। तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तक्कोलम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। चोल और राष्ट्रकूटों के बीच राष्ट्रकूट शासक तृतीय तथा चोल शासक परांतक प्रथम के सेनाओं के बीच उत्तरी अरकाड जिले के तक्कोलम नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में चोल सेना का नेतृत्व युवराज राजादित्य ने किया। इस युद्ध में राष्ट्रकूटों को विजय मिली। चोल युवराज मारा गया और कृष्ण तृतीय चोल राज को जीतता हुआ रामेश्वर तक जा पहुंचा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थान जहां रामानुज शिक्षण कार्य करते थे। तो आंसर हो जाएगा श्रीरंगम। श्रीरंगम यहाँ पर सही आंसर है, 4th ऑप्शन श्रीरंगम। रामानुज यमुनाचार्य की मृत्यु के बाद वैष्णव धर्म के आचार्य बने। रामानुज का जन्म जो है कांची के पास श्री पेरुम्बदूर नामक स्थान पर हुआ। पिता का नाम केशव था। श्रीरंगम यानी तिरुचिरापल्ली के मठ में रहते हुए उन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार के लिए महान कार्य किए। उनके प्रयासों के फलस्वरूप यह धर्म समाज में व्यापक रूप से प्रचलित हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना शासकों ने की है। तो आंसर हो जाएगा पाल वंश के शासकों ने। बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित है विक्रमशिला विहार। एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का शिक्षा केंद्र रहा। इसकी स्थिति भागलपुर से 24 मील दूर पूर्व के पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर बताई गई है। यहाँ से प्राचीन काल के विस्तृत खंडर मिले हैं। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्म पाल ने करवाई थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ बनवाए और उन्हें उदारता पूर्वक अनुदान दिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 6 महाविद्यालय थे। आगे देखते हैं। भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे निम्बिकाचार्य। निम्बिकाचार्य जो हैं भेदाभेद को प्रतिपादित करने वाले थे। निम्बिकाचार्य के संप्रदायों को वैष्णव मत का सनक संप्रदाय कहा जाता है तथा निम्बार्क को सुदर्शन चक्र का अवतार
माना जाता है। निम्बार्क को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। आचार्य निम्बार्क का नाम नियमानंद था और तेलंग यानी तेलुगु ब्राह्मण था। इसका दर्शन जो है द्वैत था, द्वैत या भेदाभेद के नाम से भी जाता है। सनक संप्रदाय निम्बिकाचार्य और भेदाभेद भी निम्बिकाचार्य। आगे निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गौरी द्वारा प्रथम आक्रमण किया गया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा मुल्तान। 1175 से लेकर 1205 के मध्य मोहम्मद गौरी ने भारत पर कई आक्रमण किए। सबसे पहले उसने मुल्तान पर आक्रमण किया। यहाँ के शासक सिया थे, अतः मोहम्मद गौरी ने राज्य को जीतना अपना धर्म समझते हुए 1182 ईस्वी तक उसने मुल्तान उच्च तथा दक्षिणी सिंध जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो बर्नी से कितने वर्ष बड़े थे? तो आंसर हो जाएगा हमारा 32 वर्ष। ठीक है। अमीर खुसरो अपने समय के महान विद्वान एवं कवि थे। उनका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म 1285 ईस्वी में शिक्षित एवं धनवान परिवार में हुआ था। इस प्रकार खुसरो बर्नी से 32 वर्ष बड़े थे। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है। प्रागैतिहासिक अध्ययन का विषय हो जाएगा निरक्षर समाजों का इतिहास। निरक्षर समाजों का इतिहास। प्रागैतिहासिक इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्ट्री, आदि हिस्ट्री और हिस्ट्री तीनों भागों में किया गया है। प्रागैतिहासिक से तात्पर्य उस काल से है जब मनुष्य लिपि अथवा लेखन कार्य का विकास नहीं किया हुआ था। प्रागैतिहासिक काल की परिधि में सभी पाषाण युगीन सभ्यताएं आती हैं। लिपि का स्पष्ट प्रमाण सिंधु सभ्यता से मिलता है, किंतु उसे काफ़ी अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। वैदिक शिक्षा पद्धति मौखिक था। सिंधु तथा वैदिक सभ्यता का आदि इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। जिस काल का इतिहास लिखित साक्ष्यों से विदित होता है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। लिखित साक्ष्यों से विदित होता है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। यह काल जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं इस तरह से। हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई है। किसने खोज की गई थी हथनोरा से? तो ए के सोनकिया द्वारा हथनोरा नामक पुरा स्थल नामक नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित मध्य नर्मदा घाटी के मध्य जो है होशंगाबाद जिले में स्थित है। 5 दिसंबर सन 1982 में मानव की एक खोपड़ी का जीवाश्म भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण के अरुण सोनकिया द्वारा सोनकिया को मिली थी। इस मानव कपाल को होमो इरेक्टस वर्ग में रखा गया था। इस मानव जीवाश्म का महत्व यह है कि भारत में अभी तक ज्ञात मानव अवशेष का सबसे प्राचीन नमूना है। यह पूर्वकालिक पाषाण मानव का जीवाश्म है। अगला क्वेश्चन है, रामायण और महाभारत में उल्लेखित स्थलों का पुरातात्विक पहचान किसने की गई थी? तो बीबी लाल द्वारा। बीबी लाल रामायण महाभारत कालीन स्थलों हस्तिनापुर, अयोध्या, श्रृंगवेरपुर आदि प्रोफेसर बीबी लाल द्वारा खुदाई की गई थी, किंतु इन स्थलों से प्राप्त सामग्री ग्रंथों में वर्णित सभ्यता से मेल नहीं खाती। संभव है प्रोफेसर लाल के प्रयासों के फलस्वरूप भविष्य में कोई निर्णायक सामग्री प्राप्त हो जाए। अगला क्वेश्चन, द हिस्ट्री फ्लोज ऑन के लेखक? द सरस्वती जो है फ्लोज ऑन, बीबी लाल जो है यहाँ सही आंसर हो जाएगा बीबी लाल। द सरस्वती फ्लोज ऑन। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? तो कश्मीर से हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तरी भारत की नवपाषाणिक संस्कृति में कश्मीर से प्राप्त प्रस्तर उपकरणों 2 छिद्र वाले हंसिया, गड़ासी, तकुए, गोफन पत्थर और पत्थर के उत्कीर्ण या तक्षण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पत्थर की द्विछिद्र वाली हंसिया पर उकेर कलंकरण के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, शवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे, पालतू जानवरों को दफनाया
दफनाने के साक्ष्य मिले हैं बुर्ज होम से, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बुर्ज होम से उत्खनन में शवाधान महत्वपूर्ण तथ्य जो है प्राप्त हुए। शवाधानों का निर्माण मुख्यतः आवासीय क्षेत्र में किया जाता था। शवाधान गर्त जो है अंडाकार होते थे तथा गर्त के किनारे चूने के प्लास्टर करते थे। मानव शवाधान के अतिरिक्त कुछ पशु शवाधान भी मिले, इसमें से कुछ पूरे आंशिक और कुत्ते, भेड़िए, सानिक के अवशेष मुख्यतः मिले हैं। कुत्तों के अवशेष शवाधान उनके मालिक के साथ भी किया गया है। आगे देखते हैं, जोरवी संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास सबसे अच्छा प्रमाण मिला है इमाम गांव में। इमाम गांव जो है जोरवी संस्कृति का एक केंद्र था, मतलब स्थल था। आगे है ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई है। तो ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई है एच.डी. सांकलिया द्वारा की गई है। कायथा नामक पुरारथल उज्जैन से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में चंबल की सहायक छोटी काली सिंधु नदी के दाहिने तट पर काली मिट्टी से निर्मित मैदान में स्थित है। इस पुरा स्थल की खोज 1964 ईस्वी में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के B.S. वाकणकर ने की और उन्होंने 1964 से 5 से लेके 67 में उत्खनन करवाया। इस उत्खनन के परिणाम स्वरूप एक सर्वथा अज्ञात ताम्र पाषाणिक संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगला है पारवर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित दूषण पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा भगवानपुरा। आगे है सैंधव सभ्यता की सबसे पूर्व स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किसने करवाया था? तो ए घोष के द्वारा, बी वाई डी शर्मा द्वारा किया गया था। आलमपुर जो है मेरठ जिले उत्तर प्रदेश में हिंद नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1958 ईस्वी में की थी, भारत सेवक समाज द्वारा की गई है। इसका उत्खनन कार्य जो है 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने करा था। तो वाई डी जो है वो यज्ञदत्त शर्मा है। सैंधव सभ्यता में बाँट की संख्या के गुणांक के थे, तो आंसर हो जाएगा 16 के। ऋग्वेद का नवा मंडल जिस देवता को समर्पित है वो है सोमदेव। ऋग्वेद में सोम को एक महान देवता माना जाता है। ऋग्वेद में नवम मंडल में सोम से संबंधित 144 सूक्त हैं जिसका का देवता सोम है। इसके अतिरिक्त सोम मंडलों में कतिपय परम सूक्त हैं जिन सबके देवता सोम हैं। सोम एक वनस्पति होती है जिसके रस को वैदिक आर्य बल तथा स्फूर्ति प्रदान करने वाला समझते हैं। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा अर्थवेद में। सभा और समिति जो है, सभा एवं समिति वैदिक युग की महत्वपूर्ण संस्था थी। उत्तर वैदिक काल में सभा एवं समिति के अधिकारों में पर्याप्त वृद्धि हो गई। अर्थवेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यज्ञ कर्म कांड का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का दायित्व है? तो यज्ञ कर्म कांड, तो आंसर हो जाएगा और पर्यवेक्षण ब्रह्मा जो है वो देखता था यज्ञ सही से हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर यज्ञ कर्म कांड का पर्यवेक्षण मतलब देख रेख करना कि सही से हो रहा है या नहीं होता। अब यहाँ पर उद्गाता जो है, जो यज्ञ में मंत्र उच्चारण करते हैं उनका गायन करने वाले को उद्गाता कहते थे। और यहाँ पर जो है देखो, होता जो है, होता वर्ग के पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि का आधान कर वेद मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करते। होता मतलब शुरुआत करते थे, सबसे पहले शुरुआत करते थे होता, ठीक है। और उद्गाता जैसे मैंने बताया कि गायन करते थे। और उधरवरीय जो है याज्ञिक कर्म कांड की विधियों का समुचित रूप से अनुष्ठान करना तथा अधवर्यु वर्ग के पुरोहित का कार्य करते थे।
और ब्रह्मा मैंने बता ही दिया कि सही रूप से की जा रही है, मंत्रों का उच्चारण ठीक रूप से हो रहा है या नहीं, ये देखने का कार्य ब्रह्मा का होता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएगा कि होता पूछेगा या फिर उद्गाता पूछेगा या फिर उदरवयु पूछेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।